हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं कि सीधा नहीं बैठा जाता, कभी बाजू सो जाती हैं, कभी हाथ नम हो जाता है, कभी कंधे में दर्द हो जाता है, गर्दन थक जाती है, ये वाले एरिया में पेन रहता है और काम नहीं किया जाता। तो इस तरह की परेशानी से हम लोग आज की डेट में 90% लोग इस चीज से ग्रस्त हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। Let's save us through homeopathy. So, हेल्थ एंड होम्योपैथी जो है वो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है। तो होम्यो हीलिंग हब प्रेजेंट्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके क्या कॉजेज हैं, क्या टाइप्स हैं, डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट्स लेते हैं हम। So, Homeo Healing Hub presents cervical spondylosis. Now, let us know the anatomy of cervical spine. ये cervical spine का जो ये वाला हिस्सा है, ये है cervical areas, जिसमें कि ये डिस्क के बीच में स्पेसिस होती हैं, ये नर्व्स हैं जो डिस्क के बीच में है, इनको वर्टिब्रल कॉलम, इसको टोटल को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और इसकी जो हड्डियां हैं ये हमारे गर्दन के ये वाले हिस्से में आती हैं। तो इसी वजह से जब इसमें कोई दिक्कत आएगी तो ये सिर, छाती, बैक, बाजू सारे ही इफेक्ट होंगे। तो ये कैसे इफेक्ट होते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ये देखो, यहाँ पे ये बैक ऑफ दी, यहाँ पे सर्वाइकल का एरिया है, ये आंखें भी इफेक्ट करते हैं। आंखों के साथ उसके टीयर ग्लैंड, नोज पैलेट्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये जो एरिया है ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड मोलर्स, इवन दांत, इन सारे एरियाज को भी सर्वाइकल जो है नर्व्स कंडक्ट करती हैं और उसके थ्रू हमें प्रॉब्लम्स आती हैं अगर ये डिजीज्ड हो तो। नाउ क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? ये एज रिलेटेड कहा तो जाता है, लेकिन आज की डेट में इसको एज रिलेटेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे वियर टीयर्स तो बहुत ही छोटी उम्र में आज की डेट में स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें होता क्या है, हमारी डिस्क जो है, जो इन बिटवीन, जैसे मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया कि दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता क्या है कि दो बोन्स के बीच का जो कुशन होता है, जो हमारे नेक के जॉइंट्स के ये वाले एरियाज में, ये जो इसके बीच में जो वाइट स्पेस है, यहाँ पे जो कुशन होता है उसके अंदर वियर टियर हो जाते हैं, या वो डिहाइड्रेट हो जाता है, या वो श्रिंक हो जाता है, या इसकी ये वाली बोन्स के अंदर ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम बोन्स पर कहते हैं। या फिर दो हड्डियों के बीच का कुशन जो है वो कंप्रेस हो जाता है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पाइन इज इफेक्टेड एट दीज लेवल्स। सबसे पहले तो हमें जब भी कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम आती है तो हमें मसल में स्टिफनेस आ जाती है। जो मसल्स जो लिगामेंट्स के साथ, बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, उसमें उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है जिसको हम कुशंस कहते हैं, या जो उसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उनके अंदर दिक्कत आएगी, वो श्रिंक होंगी, डीजनरेट होंगी। वर्टिब्रा इटसेल्फ भी इफेक्ट होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ हो सकती है, डीजनरेट हो सकती हैं। फिर जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है वो इफेक्ट हो सकती है, और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू, जो स्पेसिस के थ्रू बाहर निकलती हैं, वो इंजर हो सकती हैं। तो इस तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस जो हम आगे करने वाले हैं वो सब इफेक्ट होती हैं। जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से हमारे यहाँ नेक एरिया में पेन आएगा, या नेक स्टिफ हो जाएगी, यहाँ पे नॉट्स नॉट्स गोलियां गोलियां बम्प्स बन जाते हैं, या मसल स्पाज्म में आ जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यहाँ पे हमारी मसल्स, क्लिकिंग होती है या ग्राइंडिंग साउंड होती है जब हम नेक को ऐसे मूव करते हैं, या डिजीनेस या हेडेक, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैं अगली स्लाइड्स में बताने वाली हूँ। जैसे कि एजिंग के साथ इसका कारण, पहले तो हम कारण जान लें कि क्या क्या कारण होते हैं। विद द एज तो होता ही है ये,
या नेक इंजरीज हो सकती हैं, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, या हम नेक के ऊपर पूरा स्ट्रेन, सारा दिन कंप्यूटर पे काम या मोबाइल पे काम, या अनकंफर्टेबल पोजीशन में टीवी देखना फॉर लॉन्गर टाइमर्स। देन जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकती है हमारी लाइफ में, जैसे कि फोन का ओवर यूज है, इंजरी नेक है, या हम गर्दन को इस तरह से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रॉन्ग पोस्चर में एक्सरसाइजेस करना, जो कि बहुत से लोग योगा करते हैं। तो योगा इज वेरी गुड एक्सरसाइज, बट हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी बॉडी कौन से पोस्चर को ले सकती है, कौन से पोस्चर को नहीं ले सकती है, तो उसके हिसाब से योगा किया जाता है। ऐसा नहीं कि योगा की एक्सरसाइज हमने गूगल्स पे देख ली कि ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कर ली। तो ये हमारी जो पोजीशन ऑफ हमारे पोस्चर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं कि हम किस पोजीशन में बैठ रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, किस पोजीशन में, किस पोस्चर में कर रहे हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन से हमारे हैंड्स की मूवमेंट किस तरह से हम कौन से डायरेक्शन में करते हैं। तो वो सारे रीजंस इसके बनते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डेवलप करने के लिए। और जो है कि बीच में जो स्पाइन के बीच की, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क होती है, तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है। बेसिकली डिस्क क्या है, एक कुशन है, जैसे कि पिल्लो होता है, पिल्लो एक दो दो बोर्ड्स के बीच में पिल्लो सैंडविच्ड होता है, इसी तरह से ये इसके डिस्क भी दो बोन्स वर्टिब्रा के बीच में सैंडविच्ड होती है। तो इसका ये किस काम के लिए आती है, जैसे हम गाड़ी में शोकर्स होते हैं, तो शोकर्स अगर खाली हो जाए तो गाड़ी खटक ठक बजती है, उसी तरह से हमारे जो स्पाइन है उसके अंदर भी कड़कड़ की आवाज, या किस तरह से जब हमारी ये डिहाइड्रेट हो जाती हैं स्पाइनल डिस्क, तो जब हम ट्विस्ट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, या शॉक, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो जंप लगते हैं, तो खड्डे आते हैं गाड़ी सड़क पे, उसके ऊपर जंप करते हैं गाड़ी, तो उस समय हमारे नेक एरियाज में, या जो भी एरिया हमारा इन्वॉल्व होता है वर्टिब्रा स्पाइन का, उस एरिया में हमारे झटके लगते हैं, तो उसके कारण हमारी इंजरी हो जाती है उस कुशन में, तो वहां पे डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो सकती है। इंजरी जनरली फॉल एक्सीडेंट्स वगैरह में भी हो सकती है, और एजिंग प्रोसेस से तो होती ही है। तो उसके साथ अकेली ये बोन ही इफेक्ट नहीं होती या डिस्क ही इफेक्ट नहीं होती, तो जिस बोन को मसल्स ज्वाइन करते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं, तो वो लिगामेंट्स भी स्टिफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग मसल, रॉन्ग पोस्चर्स। तो हमारी जो नेक एरिया है ये टाइट फील होता है, हम लोग इस तरह से या इस तरह से मूव नहीं कर पाते। आजकल हमारी जिंदगी डिजिटलाइज हो चुकी है, तो ओवर यूज ऑफ हमारी हॉबीज जो हैं, सारा दिन मोबाइल्स, सारा दिन गेम्स, कैमरा, जो ये वीडियोस हैं, या फिर यूट्यूब देखना है, तो इस तरह से हम लोग ओवर प्रेस, ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने नेक मसल्स को। तो कई लोग हैवी लिफ्टिंग वेट, रादर जो बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं, तो जिम में भी अपने मसल को बिल्ट अप करने के लिए भी ग्रेजुअली अपने वेट को पुट ऑन किया जाता है। तो मेरे पास ऐसे बड़े सारे केसेस आए जिसमें जो पेशेंट है उन्होंने ओवर लिफ्टिंग कर ली कि या तो मैं वेट उठा ही पाऊंगा, तो इस तरह से ओवर लिफ्टिंग करने से भी वियर टियर हो जाते हैं और स्पाइनल प्रॉब्लम्स आती हैं। देन हर्निएशन, हर्निया जो होता है, जो कि एक पर्टिकुलर चीज के दो चीजें, जैसे नॉर्मली हमारी जो स्किन है वो इस तरह से रहती है, तो अगर सपोज करो इसमें कोई गैप आ जाए तो अंदर की जो चीज है वो बाहर को पुश हो जाएगी, उसको कहते हैं हर्निया। तो इसमें भी स्पाइनल डिस्क में भी अगर क्रैक आ जाते हैं तो बीच का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जो नर्व्स उसके अंदर होंगी, जहां की नर्व्स प्रेस होंगी, उस जो जिस एरिया को वो नर्व्स आगे सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई होती है, तो वो वाले एरिया में नंबनेस, पेन या पूरी रेडिएशन हमारी बाजू में आ जाती है। बोन स्पर्स, ये एक्सरे में भी मैं देखो, यहाँ पे ये बोन स्पर्स है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन है, नॉर्मल बोन ये है, तो इसमें इस तरह से ये स्पर्स फॉर्मेशन हो गई है, तो बल्ज हो जाती है डिस्क, जैसे हर्निया में बताया। बोन्स पर ये हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो अगर ज्यादा कंप्रेशन आ गया तो नैरोनेस हो जाएगी। तो ये सारी डिजीजेस हमारी सर्वाइकल के साथ हो सकती हैं। तो समटाइम्स हमें ये लगता है कि
दवाई तो खाई है, आराम नहीं आ रहा, पेन किलर खाया, थोड़ी देर आराम रहा, फिर वैसा ही हो गया। तो इसके लिए जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी इसमें काम करती हैं, क्योंकि हम लोग पेन किलर्स नहीं देते। तो जो ये ग्रोथ या हर्नियाज या बल्ज हुए हैं या टेंस हैं, मसल स्टिफ हैं, उनको करेक्ट करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं। इसी तरह से डिजेनरेटिव डिजीज, वो भी आगे पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो इसमें जो ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो इसके शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, डिस्क है जो बीच की, वो अगर डिजेनरेट हो जाए, ड्राई हो जाए, तो जो बोन्स हैं वो दोनों आपस में ऐसे करके रब करनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके कारण हमें पेन प्रॉब्लम आ जाएगी, पेन आएगा, नमनेस आएगी जहाँ की दबी है। तो जैसे हर्निया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें स्कोलियोसिस, जो स्पाइन है, स्पाइन का एक पर्टिकुलर शेप है, उस शेप से वो डी शेप्ड हो जाती है, तो उसके कारण एडल्ट स्कोलियोसिस हो जाता है, जैसे कि आगे डिस्कस करेंगे हम इसको। देन एक और कारण होता है कि जो स्पाइन है वो नैरो हो जाती है। स्पाइन का नैरो होने से क्या होगा कि वो जो दो हड्डियां जब ऐसे जुड़ गई, तो इसके बीच की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसको हम स्टीनोसिस कहते हैं। या फिर इतना प्रेशर या इंजरी होती है कि जो हड्डी है वो बाहर को ही निकल जाती है, तो उसके कारण हमें डिजेनरेशन हो जाती है डिस्क में। और जैसे ये काइफोसिस है, काइफोसिस में देखो ये शेप ही चेंज हो गई स्पाइन की, स्पाइन की शेप जो है बिल्कुल पीछे की तरफ बेंड हो गई है। तो हम्प ये पीछे नजर आ रहा है, ये हम्प इसी वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे स्पाइन का शेप चेंज हो गया है, स्पाइन स्टिफ हो जाती है, शोल्डर राउंड हो गए, फटीग मसल बैक एक पेशेंट को रहती है, और ये इवन की नीचे तक की स्पाइन के ऊपर इफेक्ट करता है। ये अकेला अगर सर्वाइकल है, ये अकेला नहीं, ये पूरी स्पाइन ही इफेक्ट होती है। तो ये लोअर बैक पे भी, थाइज पे भी टाइट हैमस्ट्रिंग हो जाएंगे, पीछे के मसल्स, उसके कारण नंबरनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन। अगर क्योंकि सर्वाइकल के साथ डॉर्सल भी इफेक्ट हो रहा है, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आ रही है। द कंग ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ सर्वाइकल कैनाल स्टीनोसिस, इसके थ्रू हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट 3 में स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन नहीं आता, लेकिन फोर्थ स्टेज में जो सीवियर स्टीनोसिस है, जैसे कि ये नेक्स्ट स्लाइड्स में बताया गया है, 0 ग्रेड में कोई कंप्रेशन नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी थोड़ा सा आगे प्रोट्रूड हो गया, सेकेंड ग्रेड में ये कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, और थर्ड ग्रेड में ये पूरी तरह से कंप्रेस कर रही है, लगातार कंप्रेस कर रही है। तो इसमें ये पुश कर रही है, इसमें ये कंप्रेस कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंग ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ सर्वाइकल कैनाल। नाउ द रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कंप्लेंट्स, जनरली जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है उससे होता है ओबेसिटी है, हमारा खाना पीना कैसा है, हजम कैसे हो रहा है। अगर हम खाना सही नहीं खाएंगे, रेगुलर टाइम पे खाएंगे, तो हमारी बॉडी की जो बोन की ग्रोथ है, टिश्यूज की ग्रोथ है, वो डिफेक्टिव हो जाएगी। ऑक्यूपेशंस हमारे, जैसे आजकल हम लोग ज़्यादातर टेबल वर्क जो लोग ज़्यादा करते हैं या लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा नेक इंजरी हो गई। देन जेनेटिकल फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट, जिनकी बोन्स जनरली शुरू से ही प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती है या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हैं, उन लोगों को तो होंगी ये प्रॉब्लम। देन स्मोकिंग जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन नेक पेन को इंक्रीज करने का, खासकर जब आप 60 प्लस हो जाते हो, तो उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कंट्रीब्यूट द रिस्क फॉर सर्वाइकल। कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमें सर्वाइकल है? एक तो ये नेक की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, और हम जब चलते हैं तो आगे को सिर बेंड करके या किसी पर्टिकुलर पोस्चर में हमारा जो स्पाइन का पोस्चर है वो स्ट्रेट नहीं होगा, और रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे। जहाँ पे अगर कंप्रेशन आ जाता है नर्व्स का, तो उस एरिया में नंबनेस रहेगी या लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। जो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर पर्टिकुलर एरियाज को दबाएंगे, तो वहाँ पे पर्टिकुलर पेन होगा, मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे इमेसिएशन भी आ सकती है, ट्रॉफी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ डिजेनरेटिव डिस्क या डैमेज। अब कौन कौन से टेस्ट करवाएं जिससे हमें ये पता चले कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है?
बेस्ट थिंग इज कि हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रॉपर टेस्ट बताए, ताकि हम फालतू के टेस्ट के ऊपर अपने पैसे ना वेस्ट करें। तो इसमें सबसे पहले तो एक्सरे ही होता है। एक्सरे के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि स्पाइन कॉम्प्रेस्ड है, लेकिन सीटी स्कैन उसको और ज़्यादा एनहांस करके बता देगा कि कौन कौन से एरियाज में कैसे कहाँ से डिस्क जो है कंप्रेस हो रही है। फिर एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग, तो इससे और ज़्यादा एक्सप्रेल हमें पिक्चर की क्लैरिटी मिल जाती है। देन माइलोग्राम है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, नर्व कंडक्शन स्टडी है। देन अनदर थिंग जो आज की डेट में हमें विटामिन डी, सीरम कैल्शियम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण हमें सन से विटामिन डी नहीं मिल रहा, एक छोटे से बच्चे से पैदा होते ही बच्चे को आज की डेट में हमें विटामिन डी देना पड़ता है, जो कि आगे नहीं दिया जाता था। तो आज अगर हम नहीं लेते तो हमारी बॉडी में पेन्स आ जाते हैं। फिर कैल्शियम की कमी होने के कारण बोन्स के अंदर फ्रैक्चर्स होने का डर भी रहता है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि मैग्नीशियम की कमी से भी पेन्स वगैरह आ जाती हैं, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करवाने हैं। अब कैसे हम अपने आप को बचाएं इन सारी चीजों से, कैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ना आने दें, क्योंकि आजकल बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं। बच्चे को देखो आप, हर एक के हाथ में मोबाइल है, एक पैदा होते ही एक बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा आज की डेट में कंट्रीब्यूशन है टू डेवलप द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बच्चों की जो ये वाली ग्रोथ है उसी के ऊपर सारा इफेक्ट आ रहा है। सर्वाइकल स्पाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, बिकॉज बच्चे लगातार मोबाइल्स को देख रहे हैं, उससे उनकी आंखें, उनके नेक एरियाज, उनके ये मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं। क्योंकि आगे बच्चे खेलते थे छोटी उम्र में, लेकिन आज की डेट में वो बेड पे बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। तो अगर हमने अपने आप को बचाना है तो हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन दी नेक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह से एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, ये सब हमें रूटीन में लाना ही पड़ेगा। फिर वर्क स्टेशन पे हमें अपने नेक को जो स्ट्रेनिंग आती है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर चेयर का पोजीशन होना चाहिए। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हूँ, तो इस तरह से स्ट्रेट बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप सीधे नहीं बैठते हैं तो आपके जैसे ये ऐसे करके बैठ गए, तो वो चीज नहीं करनी है। यू हैव टू बी स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट वाइल यू आर सिटिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर स्लीपिंग। तो स्पाइन जो है उसका स्ट्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लंबर सपोर्ट हो, आजकल जो चेयर्स हैं वो इस तरह की आपको आराम से मिल जाएंगी जो विद द सपोर्ट। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो देर आर सर्टन कॉलर्स एंड वो पूरा आता है, स्पाइनल सपोर्ट भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं या प्रलॉन्ग सिटिंग है तो उसके लिए। तो कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल आई लेवल पे आना चाहिए। एंड और जब हमने जैसे लगातार काम कर रहे हैं तो बीच में स्ट्रेचिंग, इस तरह से ये चीज, इस तरह से हम अपनी बॉडी के पोस्चर को स्ट्रेच, बीच में ब्रेक्स हमें देनी पड़ेंगी और स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट पोस्चर एंड सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप विथ सपोर्टिव मैट्रेसेस एंड पिल्लो, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हमने पिल्लो यूज करना है। अगर हम नहीं करते तो हमारे इस एरिया पे हम फुली प्रेशर डालते हैं जिससे सर्वाइकल प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। हीट पैक्स हम यूज कर सकते हैं अपने टाइट मसल्स को और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कोल्ड पैक्स हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी ज्यादा स्ट्रेनिंग कर लेते हैं हम, उसके कारण हमारे यहाँ पे सूजन आ गई है, पेन आ गया है, नंबनेस आ गई है, तो उसको 15-20 मिनट आप यहाँ पे पैक रखो, यू विल फील बेटर। और दूसरी बात की हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मेरे अपनी पिछले वीडियो अगर आप देखें तो उसमें भी मैंने ये हाइड्रेशन के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें पानी प्रोड्यूस करती हैं, कौन सी हमारे ही पानी को खींच लेती हैं, डिहाइड्रेट कर देती हैं। तो वो दोनों चीजें, तो इसके लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। अकेला पानी ही, ज्यादा पानी पीना भी गलत है, वो भी मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया है। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए वो उसके लिए आप नेक्स्ट पिछले एपिसोड को रेफर कर सकते हैं। देन फिजिकल थेरेपी,
जिसमें कि हम एक्सरसाइजेस हैं, मैनुअल थेरेपी है, पोस्चर करेक्शन है, पेन रिलीफ है, कैसे करना है, तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अबव ऑल बीइंग अ होम्योपैथ हमारे पास इन सारी चीजों के लिए, जब मसल आपके टाइट हो जाते हैं या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नमनेस है, पेन है, तब देन आप इन सारी चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो होम्योपैथिकली वी हैव गॉट द मेडिसिन अलोंग विद दीज एक्सरसाइजेज। अगर आप जल्दी रिलीफ लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी साथ में लें तो आप जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे। अब कौन सी ऐसी स्टेटस है कि आप अभी तक तो होम थेरेपी कर लिया हमने, अब डॉक्टर के पास कब जाना है, कब मेरे पास आना है या होम्योपैथ के पास आना है? तो उसके लिए जब हमारी नेक पेन बहुत ज्यादा हो रही है, हाथों में नंबनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, जैसे चींटियां चलती हैं बाजू में, या क्रॉलिंग सेंसेशन होती है, वॉकिंग वाइल कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, हमें भारीपन लगता है बाजुओं में, तो इवन की लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल भी हो सकता है, वो अगर लंबर रीजन भी साथ में इन्वॉल्व हो। अब पोस्चर, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि पोजीशनिंग ऑन योर कंप्यूटर जो है स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें ये देखो, ये हिप जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रेट है, सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हिप आपके आगे की तरफ है तो आपको स्पाइन स्ट्रेट रखने में दिक्कत आएगी। अगर आप पीछे को करते हैं तो ये जो पीछे वाला बेंट है ये भी टच होना चाहिए बैक। तो पोजीशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ मॉनिटर ऑफ स्क्रीन जो है आई लेवल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, और कीबोर्ड जो है वो 4 आर्म्स के लेवल के होने चाहिए। देखो इसमें नो मोर देन 5 डिग्रीज। पोजीशनिंग एडजस्ट चेयर हाइट अकॉर्डिंग टू फ्रॉम शोल्डर टू डाउन, not hunched with elbow relaxed at your sides. Always hold your wrist straight, not cocked upward and downward. ठीक है, तो ये जो रिस्ट, इससे आपको अगर टाइपिंग करनी है तो रिस्ट को रेस्टिंग पोजीशन में रखना बहुत जरूरी है। ऐसे करके टाइपिंग करना वो नहीं करना है आपने। बॉडी पोस्चर जो है, जब हम काम करते हैं तो बेंडिंग नेक डाउनवर्ड नहीं करना है, प्रोलॉन्ग्ड बेंडिंग अगर करनी पड़ रही है, या टर्निंग नेक इनटू वन डायरेक्शन है, या इस तरह का जो भी कुछ अगर आपको लगता है, तो उसके लिए आपको अपनी पोजीशन उस तरह से बनानी है कि आपको कंप्यूटर के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेन ना पड़े मसल्स का। आइडियल पोस्चर, ये आगे को हंस्ड बैक नहीं होना चाहिए, इससे हमारे पूरे इस मसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। वी हैव टू बी स्ट्रेट, शोल्डर्स पीछे को जाने चाहिए और स्ट्रेट हेड पीछे को जाना चाहिए। इसी तरह से डेस्क एंड चेयर्स का मैंने पहले बताया, तो अगर आप वैसे भी बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो लंबर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लंबर रीजन पे कुशन चाहिए, और उसके साथ नीज जो है वो हिप्स नीचे को होने चाहिए और नीज थोड़े से ऊपर होने चाहिए, ताकि मतलब कि चेयर सीट जो है वो लो होनी चाहिए। यूज फुट रेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपके पैर जमीन पे नहीं लग रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी सपोर्टिव मेजर से। राइटिंग के टाइम पे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, बैक को सीधा रखना है। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हिप्स को फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, वेस्ट को नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आप अपना एक स्लांटिंग बोर्ड आता है इस तरह से टेढ़ा, वो यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप राइटिंग पोजीशन रख सकते हैं। ये है पोस्चर स्लीप के टाइम पे। सीधा होना चाहिए जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है। लेटने के टाइम पे जो यहाँ पे पिल्लो का पोजीशन बताया गया है, वो पिल्लो जो होना चाहिए, जो हमारा ये सी कर्व आता है, जो ये वाला ये कर्व है सी, इस कर्व को कवर करने वाला पिल्लो यूज करना है, इतना सा। जो अगर आप साइड पे लेट रहे हैं तो आप ये देखिए कि शोल्डर से लेके ईयर से लेके बेड तक का जो एरिया है वो कवर करना है, प्लस स्ट्रेट स्पाइन रहना चाहिए। नाउ द फूड, हेल्दी डाइट चाहिए हमें। उसके लिए क्या, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट करने के लिए हमारा मकसद क्या है,
हमें कोई इन्फ्लेमेशन ना आए बॉडी में, हमारी बॉडी को पूरी बोन स्ट्रेंथ मिल जाए, वेट हमारा मैनेज्ड रहे, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट हो। तो ये तो हमारा। इसमें अब हम फूड कैसा खा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो है प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, रिफाइंड कार्ब्स। सिमिलरली वो बेनिफिशियल फूड्स में फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, ये सारे हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। शुगरी फूड्स, कैंडीज, ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज आर टू बी अवॉइडेड rather than eat berries, apples, oranges etc, जिससे इन्फ्लेमेशन लो होती है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। देन डायरी प्रोडक्ट्स में हाई फैट हमें नहीं लेना चाहिए, लो फैट्स लो, प्लांट बेस्ड मिल्क लो, वो ज़्यादा बेटर है, जिससे हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलेगा। फैट्स एंड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स नहीं लेने हैं, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड, एवोकाडोस, ये हाई फैट्स डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करते हैं, तो दोज आर गुड। Similarly, alcohol, excessive alcohol, high caffeine drinks are to be avoided. Green tea, herbal teas can be taken. Antioxidants reduce the inflammation. Red meat, high fat cuts and of red meat ये नहीं लेना, उसकी जगह हमें चिकन, फिश, लेग्यूम्स ले सकते हैं, लीन प्रोटीन ले सकते हैं। लोअर सैचुरेटेड फैट इंटेक से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। सॉल्टी फूड्स में स्नैक्स, कैंड सूप्स अवॉइड करो। हर्ब्स, स्पाइसेस लो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमारा बीपी भी ठीक रहेगा और हमारी नेचुरली सब स्ट्रेंथ मिलेगी। आर्टिफिशियल एडिटिव्स जैसे स्वीटनर्स वगैरह हैं तो उनको यूज़ ना करके हमें, मैं यहाँ पे हनी भी कहूँगी क्यों हनी का भी आजकल डाउट है, अगर हमें प्योर हनी मिलता है तभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल स्वीटनर्स में हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारी नेगेटिव हेल्थ नहीं आएगी। योगा एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, ये सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने बहुत सारे सिस्टम को, ओवरऑल सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि हमें अपने इंस्ट्रक्टर के सामने ही इसको करना है। बिना इंस्ट्रक्टर के अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने आप को इंजर भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस आसन में, ये भुजंग आसन है, इसमें हेड टिल्ट, बैक लुक अपवर्ड, अगर इसमें हमने ऊपर को नहीं देखा तो हम पूरी पोजीशन नहीं ले सकेंगे। इस तरह से शोल्डर की 90 डिग्री एंगल पे अगर हमने हाथ नहीं रखा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इस मसल जो फीट है उनकी पोजीशन क्या है वो भी देखनी जरूरी है। तो इस तरह से ये आसन बहुत अच्छे हैं लेकिन इंस्ट्रक्टर के बिना नहीं। इस तरह से ये कोबरा पोज है और इसमें सिलेटर एंटीरियर मसल्स इफेक्ट देखो, ट्राइसेप, बाइसेप्स, ग्लूटियल मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग, ये सारे मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं हम इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन बिना इंस्ट्रक्टर के नहीं। देन मकर आसन है, क्रोकोडाइल पोस्चर भी इसको बोलते हैं। हेड रेज्ड अप, चेस्ट अप, ड्रॉइंग शोल्डर, इस तरह से। इसमें यही चीज है कि दोनों तरीके से मकर आसन को किया जा सकता है लेकिन विदाउट इंस्ट्रक्टर नहीं। मैं ये बार बार इंस्ट्रक्टर की बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि पेशेंट्स ने योगा किया और बीमार होके आ गए। तो नाम योगा का खराब हो रहा है, ये नहीं पता कि हम लोग खुद ही गलत पोस्चर कर रहे हैं। इसी तरह से काउ फेस पोस्चर है, ये भी दिस इज अनदर गुड। देन दंडासन है, नौकासन है। यूज ऑफ कफ एंड कॉलर्स का मैंने इसलिए रिकमेंड किया, ऑल्दो हम लोग होम्योपैथी से तो इनको उतारते हैं, लेकिन जब तक आप इस कंडीशन में हैं, जब तक आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक आप इसको पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो वी कैन अगेन इंजर आवर सर्वाइकल एरिया। तो जैसे हम ज्यादा लगातार एक पोजीशन में बैठे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो उस समय ये आपको पता है कि आपको बार बार बेंड हो जाता है आपका नेक, आप जब काम करते हैं तो उस समय आप इस कॉलर को और कफ को यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट कैन होम्योपैथी डू। एक्यूट कंप्लेंट्स में सर्वाइकल डिफेक्ट्स अगर आते हैं तो उसके लिए होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पेन्स हो, वर्टिगो हो, नोजिया हो, नमनेस हो, स्लीपलेसनेस हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। इवन इंजरीज में, इंजरीज के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट वर्क फैंटेस्टिकली इन एक्यूट कंडीशंस। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, मेरे पास ऐसे केस आया था जिसको नोजिया था बहुत ज़्यादा, तो उसको नोजिया ठीक करने के लिए
होम्योपैथिक मेडिसिन से कंप्लीटली ठीक हुआ। इस तरह से क्रॉनिक कंप्लेंट्स में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है दे कैन स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, जो आगे बढ़ रहा है आपका सर्वाइकल वो ठीक हो जाएगा, ऑस्टियोफ्राइड्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, कर्वेचर ठीक हो सकता है, फ्रैक्चर्स हील्स इन अ शॉर्टर टाइम, डीजनरेशन, PIVDs, ये सब रिकवर होते हैं होम्योपैथी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयरिंग Homeo Healing Hub. Contact me whenever you need it. You can call me at this number. Thank you very much for watching.